हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे मेजर किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो इस दिशा में क्या है कि द फर्स्ट लैबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ द जी from the force between the spherical masses at a closer distance was done by the Henry Cavendish। हेनरी कैवेंडिश साहब के द्वारा जो है तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट जो है जी का वो किया गया था लेबोरेटरी में बैठ करके, ठीक है। और वो जो पीरियड था वो 1798 का पीरियड था, जो अबाउट 71 ईयर्स आफ्टर द लॉ वाज फॉर्मुलेटेड। 71 साल के बाद जब न्यूटन साहब ने आपको ये नियम दिया कि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2, ठीक है, और बाई आर स्क्वायर, ये जो नियम न्यूटन साहब का दिया हुआ था, इस नियम के 71 साल बाद कैवेंडिश साहब ने 1798 में जी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया इन लैब सेटअप। देखो, अगर आप देखो तो जी का मेजरमेंट कितना सिंपल है कि ये जो न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे अगर तुम जी की वैल्यू निकालो तो इट इज जस्ट सिंपली इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2, ये आता है। मतलब अगर दो मासेस आपके स्टैंडर्ड मासेस आपके पास अवेलेबल है और उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपको मालूम है, उनके बीच की दूरी मालूम है, तो आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन जो जी की वैल्यू है वो एक इतना छोटा क्वांटिटीज है जिसकी वजह से एक बहुत ही सेंसिटिव अरेंजमेंट चाहिए आपको इन सारे पैरामीटर्स को मतलब नापने का जो है सो, क्योंकि जो फोर्स होगा, अगर मान लो कि लैब सेटअप में कितना बड़ा आप मासेस ले लोगे, तो जब मासेस छोटे होंगे तो एज पर द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो इनके बीच का जो फोर्सेस होगा वो स्मॉलर होगा, और उस फोर्सेस को नाप पाने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये कैवेंडिश साहब ने 1798 में एक सेटअप बनाया, और वो जो सेटअप था इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ टॉर्शनल बैलेंस। शायद आपने नाम सुना होगा। ये टॉर्शनल बैलेंस एक्चुअली है क्या, अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूं तो देखो, जैसे यहाँ एक सेटअप देख रहे हो, ये सेटअप जो है यही है कैवेंडिश साहब का पूरा अरेंजमेंट। इसमें टॉर्शनल बैलेंस इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने क्या किया है, एक वायर लिया है, और ये जो वायर है ये क्या है, ये जो वायर आप देख रहे हैं जिससे ये पूरा का पूरा सेटअप लटका हुआ है, तो ये जो वायर है ये कैलिब्रेटेड वायर है। क्या है ये? कैलिब्रेटेड वायर है। मतलब क्या चीज कि इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप करते इस वक्त कैवेंडिश साहब को ये मालूम था कि ये जो वायर है इसको ट्विस्ट करने के लिए, ठीक है, अगर थीटा एंगल से ट्विस्ट किया जाए इस वायर को, ठीक है, तो उसके लिए टॉर्क की कितनी आवश्यकता होगी। मतलब कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट दिस वायर बाय एन एंगल थीटा इज इक्वल टू टाउ इक्वल टू के इनटू थीटा, ठीक है। ये कैलिब्रेटेड वायर था कि अगर टाउ अमाउंट ऑफ टॉर्क आप लगाते हो इस वायर पे तो ये वायर थीटा एंगल से ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो ट्विस्टिंग है एक्चुअली होता क्या है, क्यों टॉर्क लगाने पे तो उसको पूरा ट्विस्ट हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप वायर इसको जब मैं ट्विस्ट करूंगा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा जो मेरे द्वारा अप्लाइड किए हुए टॉर्क को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो ये जो कैलिब्रेटेड वायर था इसको मेजर कर लिया गया था कि अगर इस पे टाउ अमाउंट ऑफ टॉर्क लगेगा तो वो थीटा एंगल से रोटेट करेगा और वो इस नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये जो टॉर्शनल बैलेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही वो थीटा एंगल से रोटेट करेगा वो वायर या ये पेन, तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड होगा वो बाहर से जो अप्लाइड टॉर्क है उसके बराबर होगा। मतलब कहीं ना कहीं दोनों टॉर्क जो होंगे वो आपस में बैलेंस हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टॉर्शनल बैलेंस के नाम से इसको कहा गया कि ये जो मेथड है वो उनका टॉर्शनल बैलेंस पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग काफी डिटेल्स में समझेंगे, इसलिए यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई समझ में नहीं आया टॉर्शनल बैलेंस क्या है। आगे हम लोग समझते हैं इसको। अब देखिए, जो जी का मेजरमेंट था वो कितना इंपॉर्टेंट था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द मास ऑफ एन अर्थ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ है इसके थ्रू मास ऑफ द अर्थ को भी डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। और जो वैल्यू है जी का, जो कैवेंडिश साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया है, अगर वो मालूम हो तो, क्योंकि कैवेंडिश साहब ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने जी की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड किया था। तो देखो क्या होता क्या है, कैसे मास ऑफ द अर्थ कैसे निकल सकता है, और इसीलिए कैवेंडिश साहब को ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू वेज द अर्थ, इस नाम से भी जाना जाता है कि प्रथम वही आदमी थे जिन्होंने पृथ्वी को नापा था, मेजर किया था। कैसे? तो देखो, जैसे सपोज करो कि तुम्हारी पृथ्वी है,
ठीक है, ये सपोज करो ये अर्थ है और इस अर्थ का जो मास है वो me है। ठीक है, अर्थ का मास me है और अर्थ के सरफेस पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा इट शुड बी इक्वल टू फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन g मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, बाय इनके बीच जो डिस्टेंस है, तो पृथ्वी के सतह पे जो वस्तु पड़ी होगी वो देखो, हम डिस्टेंस कहां से लेते हैं, हम डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से। तो ये जो सेंटर है ये खुद ही मेरा एक बहुत ही बड़ा वैल्यू है, 6400 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और उसके रिस्पेक्ट में सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये मान लो h हाइट है तो वो बहुत नेग्लिजिबल होगी। तो अप्रोक्सीमेटली जो हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस नियर टू द अर्थ सरफेस, वो रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं। RE जो है रेडियस ऑफ अर्थ ही हम इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना, वो जो ऑब्जेक्ट का अर्थ सरफेस से जो मार्जिनल डिस्टेंस होगा उससे कहीं ज्यादा वो वैल्यू होती है। तो इसीलिए हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ को ही जो है सो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ लेते हैं। तो ये जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, g मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ द अर्थ और बाई कैचेस तो RE पे स्क्वायर, R इंटू E पे स्क्वायर, ये फोर्स होगा। और आप न्यूटन सेकेंड लॉ से ये भी जानते हैं कि जो इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, F बराबर मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो g की वैल्यू है वो कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m इंटू जी, ये भी जानते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको इक्वेट होकर के आएगा यहां से। अगर आप इसको इधर लेके चले तो ये आएगा क्या, जी m इंटू मास ऑफ द अर्थ me बाई RE पे स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g। ठीक है, तो यहां से m और m काट दो और तब तुम जब निकालोगे मास ऑफ द अर्थ तो ये क्या निकलेगा, g इंटू RE पे स्क्वायर बाई कैचेस g इंटू RE पे स्क्वायर बाई कैपिटल G। तो ये मास ऑफ द अर्थ आएगा। अब g की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, RE की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, लेकिन इसकी वैल्यू इससे थोड़ी सी कम होती है। एंड जो g की वैल्यू है जो कैवेंडिश साहब ने आपको निकाल के दिया, तो ये सारे वैल्यू को जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा जो पृथ्वी का मास है ना वो 5.98 इंटू 10 के पावर 24 निकल के आएगा। तो ये कैवेंडिश साहब ही थे जिनके एफर्ट की वजह से आप ये जान पाए कि आपके पृथ्वी की जो मास है ना वो 5.98 इंटू 10 के पावर 24 है। ठीक है, ये कहां से पता चला आपको, कैवेंडिश साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपको पता चल पाया। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट काफी मतलब एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बन जाता है। 78 साल के बाद जब न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिया, उसके 78 ईयर के बाद इतना इंस्टिंक्ट डेवलप हो पाया साइंटिस्ट में कि उन्होंने जी की वैल्यू लैब सेटअप में निकाली जो है। तो कितना इंटरेस्टिंग होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। और यहाँ जो वैल्यू है वो 9.8, जैसे कि ये जो था जी की वैल्यू है ये 9.83 थोड़ा एग्जैक्ट वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर नहीं मान के 6.37 मीटर में, क्योंकि ग्रेविटेशनल जितने भी पैरामीटर्स है वो मीटर में ही जो है सो होंगे। और उसको डिवाइड करिएगा, जब ये जो जी की वैल्यू है जो कैवेंडिश साहब ने निकाला था डिवाइड किया गया तो मास ऑफ द अर्थ क्या निकला, 10 के पावर 24 केजी। आप समझ सकते हैं आपकी पृथ्वी का मास क्या है। तो उसको पृथ्वी को नापने के लिए कोई तराजू लेकर नहीं बैठे थे, वो सिंपली यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल उन्होंने किया था और अपना जो वैल्यू जी का डेवलप किया था लैब सेटअप में उसको सब्स्टिट्यूट करके उन्होंने जी के अर्थ के मास को कैलकुलेट किया था। तो चलिए अब आगे चलते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देते हैं। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप है, ठीक है, वो सेटअप अगर आप वन बाय वन जानिए तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सेटअप का। ठीक है, लेकिन हम पहले सारे पार्ट्स को समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या यूज किया था। सबसे पहले समझ जाइए कि इन दिस मेथड 2 balls of equal masses are attached at the 2 ends of a light rigid rod to form a dumbbell। मतलब देखो एक रॉड लिया गया, ये दिस वाज अ रॉड, दिख रहा है आपको, ये एक रॉड था। इस रॉड के साथ 2 बॉल जो है ना, ये बॉल जो है वो अटैच कर दिए गए, नोन मासेस के बॉल थे, इनके मासेस उनको पता था। तो इन दिस मेथड 2 स्मॉल बॉल ऑफ इक्वल मास, जैसे मान लो कि इसका मास स्मॉल m है तो इसका भी मास स्मॉल m है और ये कैवेंडिश साहब को पता है कि इसका क्या मास है, तो उसको क्या किया गया, एक लाइट रिजिड रॉड से अटैच कर दिया गया। मतलब लाइट कहने का ये मतलब हुआ, कोई चीज लाइट तो मतलब लाइट का क्या मतलब होगा कि इन दोनों मासेस के कंपैरिजन में इस रॉड का मास क्या था, नेग्लिजिबल था। मतलब सारे कैलकुलेशन में वो इसका मास नेग्लिजिबल मान करके चल रहे थे। इसका काम क्या था, केवल इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक सपोर्ट देना और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाए रखना जो है, इस रॉड का जो काम था। तो बन गया डंबल आपका। तो ये जो डंबल आप देख रहे हैं ना, डंबल ही एक तरह से जो है सो एक डंबल बन गया। दूसरा पार्ट क्या था इसमें, ये जो रॉड बना, ये जो डंबल बना, जिसके 2 एंड पे 2 मासेस
नोन मासेस अटैच्ड हैं, ये जो रॉड है इट इज सस्पेंडेड हॉरिजेंटली बाय अ फाइन क्वार्ट्ज वायर। सारा खेल इसी फाइन क्वार्ट्ज वायर का ही है। इस रॉड को उन्होंने क्या किया, एक क्वार्ट्ज वायर के सपोर्ट से, यहाँ पे ये जो वायर है ना, ये वायर क्या है, ये क्वार्ट्ज वायर है। ये वायर से इन्होंने क्या किया, ये जो देख रहे हो दिस इज ए क्वार्ट्ज वायर। ये क्या है, दिस इज ए क्वार्ट्ज वायर। QU ये मटेरियल है एक्चुअली, क्वार्ट्ज वायर बहुत फाइन मटेरियल है और ये कैलिब्रेटेड वायर है। मैंने पहले भी कहा ये कैलिब्रेटेड वायर है। कैवेंडिश साहब को पता है कि अगर ये वायर को थीटा डिग्री से रोटेट करना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा कि वो थीटा डिग्री से रोटेट हो, ये चीज कैवेंडिश साहब को मालूम थी। तो इट वाज ए कैलिब्रेटेड वायर एंड द वायर was calibrated by measuring the couple required to twist the wire per degree। मतलब ये कैलिब्रेटेड वायर था क्योंकि आपको ये पता थी, कैवेंडिश साहब को ये मालूम था कि अगर इसको पर डिग्री ट्विस्ट करने के लिए कितने टॉर्क की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने क्या किया कि टू लार्ज स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड नियर द स्मॉलर स्फीयर in such a way that all the four spheres are on the horizontal circle। अब उन्होंने क्या किया कि दो बड़े बड़े मास लाए, ठीक है, और ये जो बड़े बड़े मास हैं आप यहाँ देख रहे हैं, जो दो बड़े बड़े मास उन्होंने लाया, ये था एक मास, ठीक है, दिस वाज वन मास एंड दिस वाज द अदर। तो ये कैपिटल एम मास मान लो, ठीक है, दो बड़े बड़े मास लाए एंड इनको ऐसे प्लेस किया कि ऑल द फोर, ये भी, ये मासेस भी और ये जो सेटअप है स्मॉलर मासेस, दे ऑल लाइज इन द सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल। आप देख रहे हो ये जो रोटेशन हो रहा है ये सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल में ही रोटेशन हो रहा है। तो इनका कहना क्या है कि टू लार्ज स्फीयर ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड नियर द स्मॉलर स्फीयर इन सच ए वे दैट द फोर स्फीयर आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल। मतलब जो ये क्वाड्र डिवाइड हुआ और इस सर्किल में जो है सो सारे मासेस थे। ओरिएंटेशन आप देख रहे हैं कैसा था ओरिएंटेशन सारे मासेस का, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ द सर्किल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। जो सर्किल बन रहा है, ये जो इनके प्लेसमेंट की वजह से ये सर्किल है, ओरिएंटल सर्किल है, तो इसका जो सेंटर है ना, ये क्या है, तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। रॉड अगर मान लो L लेंथ का है तो ये जो दूरी है, ये दूरी L/2 है, ठीक है, सॉरी, ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, L/2 है, और ये भी दूरी कितनी है, L/2 डिस्टेंस है। तो यही चीज उनका कहना है कि जो आपका मतलब ये है, मतलब सेंटर जो है सर्किल का, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड है, ठीक है। अब दूसरी बात को समझ लो, द टू लार्जर स्फीयर लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्मॉलर बॉल एट इक्वल डिस्टेंस। इनके कहने का ये मतलब है कि जो आपका लार्ज स्फीयर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो आप लार्ज स्फीयर देख रहे हैं, ये क्या है, इट लाइज ऑन द अपोजिट साइड। ये बड़े बड़े दो स्फीयर देख रहे हैं, और ये क्या है, तो स्मॉलर स्फीयर के अपोजिट साइड में एक स्फीयर ये है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, और एक स्फीयर ये है, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर स्फीयर है इसके ऑपोजिट साइड में है और सेम डिस्टेंस पे है। मतलब इन दोनों के सेंटर की जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस है, आई थिंक आई शुड यूज द ब्लैक पेन टू मेक दिस क्लियर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये d है, और यहाँ भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो d डिस्टेंस पे है। तो कहने का मतलब टू लार्जर स्फीयर लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्मॉलर बॉल एट इक्वल डिस्टेंस। इस पे ध्यान दो, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का इनिशियल प्लेसमेंट में वो सेम है। अब क्या किया उन्होंने क्या किया कि एक मिरर यूज किया। ये देखो यहाँ पे जो सेटअप देख रहे हो, या यहाँ जो इस पिक्चर में देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्लेन मिरर। क्या है ये एक मिरर है, ठीक है। उन्होंने एक मिरर यूज किया। उनका जो ऑब्जेक्टिव ये था कि जब वायर ट्विस्ट होगा, एक्सटर्नल टॉर्क जो ग्रेविटेशन की वजह से लगेगा। सारा प्रिंसिपल क्या है, चलो इसके प्रिंसिपल को समझो। ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट इन्होंने लाया है, तो इस छोटे वाले मास को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो फोर्स जो लगेगा, क्योंकि ये सर्किल में है, तो इस लेंथ के, ये जो लेंथ देख रहे हो रॉड के परपेंडिकुलर ये जो फोर्स लगेगा वो अपनी ओर इधर की ओर F फोर्स लगाएगा। और ये जो यहाँ है इस छोटे वाले मास पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लार्जर बॉल। तो जब ये जो फोर्सेज हैं, ये क्या है, एक तरह से इस रॉड के क्या है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, क्योंकि इसलिए तो हॉरिजॉन्टल सर्किल में उन्होंने रखा। तो जब ये टॉर्क लगेगा इस दो मासेस बड़े बिगर बॉल की वजह से, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, तो जो आपका प्लेटिनम वायर है वो ट्विस्ट होगा। और अगर वो ट्विस्ट होगा तो वो ये जरूरी है नापना कि वो कितना एंगल से ट्विस्ट हुआ। और अगर आपको ये पता चल गया कि वो कितना एंगल से ट्विस्ट हुआ, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इन दोनों बॉल के म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगा होगा वो क्या था। तो इससे वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको आगे। तो प्लेन मिरर अटैच करने के पीछे जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि यहां से लाइट जाएगा, प्लेन मिरर पे पड़ेगा और इससे रिफ्लेक्ट होकर के स्केल पे आएगा, ठीक है।
तो जैसे ही वायर ट्विस्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो पोजीशन है, जैसे वायर अगर ट्विस्ट होगा तो क्या होगा कि इस केसेस में टॉर्क किधर लग रहा है, देखो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, वायर को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये जो पॉइंट है अभी इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, सपोज करो, और टॉर्क लगने के बाद अगर मान लो कि ये क्या होगा कि प्लेन मिरर रोटेट करेगा, और अगर प्लेन मिरर रोटेट करेगा तो फिर क्या होगा कि रेज जो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर पड़ रहा था वो यहाँ पड़ेगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस हमारा स्केल पे रिफ्लेक्टेड रेज मूव किया, और अगर डिस्टेंस हम देख लिए तो कितना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट किया वो भी देख लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसको जो है। सो ए प्लेन मिरर इज अटैच्ड टू द वर्टिकल वायर, ए लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड फॉल्स ऑन द स्केल आफ्टर द डिफ्लेक्शन। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर वायर मान लो कि थीटा एंगल से रोटेट करता है, इफ द वायर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड बीम्स रोटेट बाय एंगल 2 थीटा एंड द स्पॉट्स ऑन द स्केल मूव्स। मतलब अगर ये जो वायर है, ठीक है, ये जो वायर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस दोनों के ये जो फोर्स, ये जो बड़ा डंबल है ये इसको अपनी ओर खींचेगा टुवार्ड्स द सेंटर, और ये जो बड़ा डंबल है ये इस मास को अपनी ओर खींचेगा, और ये जो फोर्सेस है वो 90 डिग्री के एंगल पे, इस ये जो आपका रॉड है इसके 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में प्लेस्ड है। तो इससे जो नेट टॉर्क डेवलप होगा, इस टॉर्क की वजह से ये वायर ट्विस्ट होगी, और अगर ये वायर ट्विस्ट हुई तो क्या होगा कि ये जो प्लेन मिरर है जो इस वायर के साथ अटैच्ड है वो रोटेट करेगा। तो पहले जो रिफ्लेक्टेड बीम्स ऐसे पड़ रहा था, अब क्या होगा कि रिफ्लेक्टेड बीम जो है सो मतलब यहां नहीं पड़ करके क्या होगा, ऐसे किसी और पोजीशंस पे पड़ेगा। तो इससे हम ये नाप सकते हैं क्या चीज कि कितना एंगल से वायर रोटेट हुआ। सो यहां कह रहा है कि अगर मान लो कि वायर रोटेट करता है थीटा एंगल से, अगर वायर थीटा एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड बीम क्योंकि अगर वायर थीटा एंगल से रोटेट किया तो ये मिरर भी थीटा एंगल से रोटेट किया। इस बात को समझ लेना भाई कि अगर वायर थीटा एंगल से रोटेट किया तो उस वायर के साथ अटैच्ड प्लेन मिरर भी थीटा एंगल से रोटेट किया, और अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट किया तो उस मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज दुगना 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ये लाइट्स में आप लोगों ने कंसेप्ट को पढ़ा होगा, और उसको डिटेल में फिर से देखना है तो आप बुक खोल के देख लीजिए भी, और जब मैं लाइट्स पढ़ाऊंगा तो उसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट दिस इज बेसिक कंसेप्ट कि अगर आपका प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट किया तो उसके थ्रू रिफ्लेक्टेड रेज अब 2 थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के गिरेंगी जो है सो, ठीक है। अब क्या है कि बाय मेजरिंग द, अगर 2 थीटा से रिफ्लेक्ट होगा तो बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्केल, तो इससे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है इसका स्पॉट यहां पड़ रहा था, अब क्या होगा कि इसका स्पॉट मान लो यहां पड़ा, तो ये जो हम मूवमेंट हम नाप सकते हैं डी। सो बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पॉट ऑन द स्केल, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्केल, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो इनके बीच डिस्टेंस है ये यहां से यहां, ठीक है, ये मान लो कि डी डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है तो डी है। तो बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ स्पॉट ऑन द स्केल एंड डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्केल, द एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो कि ये जो डेविएशन एंगल हुआ है ये मानो ये थीटा एंगल, ये मान लो कोई एंगल हुआ, सपोज करो अभी फिलहाल हम बीटा एंगल से जो है सो रेज डिफ्लेक्ट हुआ। तो अगर हमको ये डिस्टेंस पता है और मैंने ये डिफ्लेक्शन लिख लिया तो मैं तो थीटा इक्वल टू L/R से मैं लिख सकता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस यहाँ डी बाय कैपिटल डी। तो इस फॉर्मूला से मैं डिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे निकाल सकता हूं। तो न्यूटन साहब ने यही किया, मतलब कैवेंडिश साहब ने इसी एक्सपेरिमेंट को ऐसा ही किया। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे कि देखो ये मास है कैपिटल एम और ये मास है कैपिटल एम, ठीक है, ये स्मॉल एम मास है। अब ये सारे मासेस की वैल्यू कैवेंडिश साहब को मालूम थी। तो क्या होगा कि जब बड़े मास आएंगे यहाँ इसके में तो ये इस पे क्या लगाएगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, एंड द फोर्स क्या होगा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वायर एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोड। ये फोर्स लगेगा इस पे, ये मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स F लगा। फिर छोटे वाले मास पे जो बड़ा वाला मास ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे अपने सेंटर के टुवर्ड्स ऐसे F लगाएगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ये क्या करेगा, ये देखो एक्चुअली में दिस इज, अगर रॉड का लेंथ मान लो, ये जो रॉड है इसका जो लेंथ है मान लो ये L लेंथ का है, ठीक है, ये तो ये हो गया सेंटर से ये L/2 हो गया और यहां से ये L/2 हो गया। तो ये जो फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी वैल्यू पहले लिख लो कि फोर्स F इज इक्वल टू जो इनके बीच में जो मतलब जो G की वैल्यू है G और कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय इनके बीच के डिस्टेंस पे स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये दोनों जो प्लेसमेंट है वो दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, यहां से यहां की दूरी भी d है और यहां से यहां की दूरी भी d है, और ये पता है कैवेंडिश साहब को ये कितनी दूरी पे रखे गए हैं। तो Gm इंटू m बाय यहाँ पे डिस्टेंस d पे स्क्वायर, ये फोर्स लगा, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से जो टोटल टॉर्क लगा इस डंबल पे वो क्या हो गया, तो टोटल टॉर्क ऑन द डंबल टाउ इज इक्वल टू फोर्स F
इंटू आर्म लेंथ, टॉर्क किसके अबाउट लग रहा है, इस पॉइंट जिस सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करता है। तो फोर्स इंटू आर्म लेंथ क्या है, L/2, और ये फोर्स कितने डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल में केवल साहब ने अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल में प्लेसमेंट कर रखा था। तो ये 90 डिग्री है, टोटल टॉर्क क्या हो गया, F इंटू L/2, और प्लस इसकी वजह से जो लगा टॉर्क वो क्या हो गया, तो F इंटू L/2 में प्लस क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या करेगा, इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, और इसकी वजह से जो टॉर्क होगा इस पॉइंट के बाद ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर दोनों केसेस में देखो तो एक्चुअली में क्या होगा, ये टोटल इस तरह से उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो टोटल टॉर्क हो गया F इंटू L/2, F इंटू L/2 मतलब F इंटू L जो है ये टोटल टॉर्क हो गया। तो F इंटू L टोटल टॉर्क हो गया। L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ रॉड, L क्या है, लेंथ ऑफ लाइट रॉड, जो लाइट रॉड उन्होंने डंबल बनाने के लिए यूज किया था उसका लेंथ है, लाइट रॉड L है, ठीक है। अब देखो ये जो टॉर्क है एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो बाहर से लगा है ये टॉर्क क्या है, इस एक्सटर्नल टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन, ये है, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जैसे जैसे ये वायर ट्विस्ट होगा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। मैंने कहा था कि ये कैलिब्रेटेड वायर है, तो जब रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा तो दोनों टॉर्क एक मूवमेंट आएगा जिस मूवमेंट पे जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो इंटरनल टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा वो क्या है, ये फॉलो कर रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क इनसाइड द वायर के अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ये क्या कर रहा है, टाउ दिस इज इक्वल टू के इंटू थीटा, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ये क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क इन द वायर है, तो के इंटू थीटा, अगर के क्या है तो के इज सम कांस्टेंट, इसकी भी वैल्यू कमेंडी साहब को मालूम है क्योंकि उन्होंने कैलिब्रेट कर रखा है। और थीटा क्या है, तो एंगल ट्विस्टेड, ये जो इस एंगल से ट्विस्ट हुआ है। तो अब देखो दोनों टॉर्क क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम दोनों टॉर्क बराबर हो जाएंगे। रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टॉर्क, जो बाहर से आपने इस बड़े बड़े मास डंबल लगा करके लगा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि जब आपका ये जो बैलेंस है वो सेटल डाउन हो जाएगा। इसको समझो आप, एट इक्विलिब्रियम की अवस्था कब आएगी, जब अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क उस वायर में प्रोड्यूस हो रहा है वो बाहर अप्लाइडेड एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर हो जाएगा। तो वो जो मोमेंट आएगा तो उस समय जो एंगल के इंटू थीटा जो होगा टॉर्क की वैल्यू ये F इंटू L के बराबर हो जाएगी। और आपको पता है F की वैल्यू क्या है, G मास ऑफ द बड़ा मास डंबल का मास इंटू छोटा का डंबल का मास बटा डिस्टेंस पे स्क्वायर इंटू यहां से L, ये पता है, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या चीज है कि ये वैल्यू पता है। अब आपको ये जो चीज ये इक्वेशन निकल के आ गया, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि थीटा जो है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ थीटा ये क्या हो गया, तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर इंटू L, यहाँ पे K ले लो, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन बना के। अब देखो सारी चीजों की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, हमें निकालना क्या, G निकालना है, M का मास पता है कैपिटल M, बड़ा वाले डंबल का मास पता है, बड़ा वाले बॉल का मास पता है, इसका छोटे वाले बॉल का मास पता है, डिस्टेंस जो इसके बीच में जो D डिस्टेंस है ये भी हमें पता है, ये जो K है कांस्टेंट, ये टॉर्शनल वायर की प्रॉपर्टीज है, ये जो वायर है क्वार्ट वायर की प्रॉपर्टीज है, इसको भी कैवेंडिश साहब ने पता कर रखा है। केवल अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाए, मतलब किस एंगल से ये वायर ट्विस्ट हुआ, सारा खेल फिनिश। अब थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो जैसे मान लो कि इस सिचुएशंस में जब बॉल यहां रखा तो वायर थीटा एंगल से ट्विस्ट कर गया। ये जो थीटा एंगल था ये क्या था, वायर ट्विस्ट किया, जो बॉल का प्लेसमेंट ऐसे था। अब उन्होंने क्या किया कि ये जो प्लेसमेंट था ये ओल्ड प्लेसमेंट क्या था बॉल का, बॉल यहां था और बॉल वहां था, ए और बी क्या है, ओल्ड प्लेसमेंट है, मतलब बॉल जब ए और बी पोजीशंस पे था तब जो ये प्लेसमेंट ओल्ड प्लेसमेंट। अब उन्होंने क्या किया कि बॉल को यहां से हटा लिया, मतलब अब बॉल यहां नहीं है, अब उन्होंने क्या किया, एक बॉल को यहां रख दिया, दिस इज न्यू प्लेसमेंट, यहां रख दिया, ये क्या है, तो न्यू पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन ऑफ बॉल है, ठीक है। अभी भी जो डिस्टेंस है उन्होंने वही रखा है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना, ये डिस्टेंस बदला नहीं है उन्होंने, दिस इज द सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है दिस डी, ये भी मेंटेन है, वही डिस्टेंस है जो पहले रखा था उन्होंने, ठीक है, लेकिन बस ओरिएंटेशन बॉल का चेंज कर दिया।
ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या हुआ कि नाउ द हैवी बॉल्स आर शिफ्टेड सच ए वे दैट दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल। ये तो चीज उन्होंने इसलिए कर रखा है क्योंकि जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो उनको आसानी होगी, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल सर्किल में रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा इस रॉड के इस पॉइंट के अबाउट जो ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क लगाएगा तो इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा, तो टॉर्क कैलकुलेशन में उनको आसानी होगी। वाज अ स्मार्ट गाय एंड दैट्स व्हाई ही प्लेस्ड ऑल द 4 बॉल इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। इसलिए कहा है कि नाउ द हैवी बॉल्स आर शिफ्टेड इन सच ए वे दैट दे आर प्लेस्ड ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल सर्किल एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉल बट ऑन द अपोजिट साइड। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये जो पुराना प्लेसमेंट था इसको बदल करके बॉल को यहां कर दिया। अब जब बॉल यहां हो जाएगा तो क्या होगा, एज द हैवी बॉल आर शिफ्टेड टू द न्यू पोजीशन, तो डंबल फिर से रोटेट करेगा। तो पहले तो डंबल थीटा एंगल से रोटेट करके बैठा हुआ है, सेटल डाउन हो गया। यहां आपने देखा इस पोजीशन में डंबल ने थीटा एंगल रोटेट कर लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने जब उस लार्जर बॉल के ओरिएंटेशन को चेंज किया तो अब क्या होगा कि नाउ इस केसेस में क्या होंगे, इस केसेस में ये होंगे कि आपका जो बॉल है, ठीक है, योर बॉल, इस केसेस में क्या होगा कि एज हैवी बॉल्स आर शिफ्टेड टू द न्यू पोजीशन द डंबल रोटेट्स एंड इफ इट वाज सेटल्ड प्रीवियसली एट एन एंगल थीटा। अगर पहले आपने देखा पहले थीटा एंगल पे था, तो अब क्या होगा कि ये जो बॉल है, ये जो ए प्राइम है और बी प्राइम पोजीशंस पे है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इधर की ओर खींचेगा, फोर्स एफ लगाएगा टुवर्ड्स इट्स ओन सेंटर, और ये बड़ा वाला डंबल इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा। अब क्या होगा कि ये जो टॉर्क होगा वो इस वायर को इधर ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। पहले क्या कर रहा था, पहले जब ट्विस्टिंग कर रहा था तो इधर ट्विस्ट कर ले रहा था, अब जब कर रहा है तो ट्विस्टिंग किधर हो रही है, इधर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिख रहा है कि इफ इट वाज सेटल्ड प्रीवियसली एट एन एंगल थीटा, जब बॉल इस पोजीशन में था, बड़ा वाला बॉल ए और बी पोजीशन में था तो थीटा एंगल पे सेटल था। अब जब चेंज हुआ तो क्या होगा, इफ इट वाज सेटल्ड प्रीवियसली एट एन एंगल थीटा, जब बॉल ए और बी पोजीशन में था तो थीटा एंगल पे सेटल था, तो डेविएटेड फ्रॉम द मीन पोजीशन इट विल नाउ सेटल एट द सेम एंगल टू थीटा ऑन द अदर साइड। क्यों, क्योंकि पहले थीटा से था, तो पहले जो रॉड, पहले जो आपका जो वायर ट्विस्ट हो चुका है थीटा से, अचानक से आपने जो है सो टॉर्क की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, तो पहले तो वो पूरा का पूरा जो ट्विस्टिंग है वो रिस्टोर होगा, न्यूट्रल पोजीशन पे आएगा, और फिर फर्दर जो है तो थीटा एंगल से रोटेट करेगा। तो अल्टीमेटली जो क्या हुआ कि आपका डंबल एक्चुअली में 2 थीटा एंगल से रोटेट किया। ठीक है, इस जैसे ही आपने ए और बी, ये जो ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन पे इस बॉल को शिफ्ट किया, तो अब आपको ये पता है कि आपका जो मतलब वायर है, मतलब कहने का मतलब आपका जो ये डंबल है, ठीक है, ये क्या हो गया, डंबल 2 थीटा एंगल से रोटेट किया। इस चीज को समझ लो, पहले थीटा एंगल से पिछले देखा मैंने कि ट्विस्टेड है, अब मैंने जैसे ही अपना जो लार्जर मास का ओरिएंटेशन अपोजिट किया तो टॉर्क अपोजिट हुआ। अब टॉर्क अपोजिट हुआ तो पहले जो थीटा एंगल से था वो पहले न्यूट्रल पोजीशन पर रिस्टोर होगा और फिर थीटा एंगल पे फर्दर जो है तो ट्विस्ट होगा तार। तो वो जो वायर है वो एक्चुअली में इनिशियल पोजीशन से 2 थीटा एंगल पे जो है सो ट्विस्ट हुआ। सो द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द डंबल ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द हैवी बॉल इज 2 थीटा। ठीक है, तो डंबल का डिफ्लेक्शन अब क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। मतलब पहले यहां से, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है, डंबल का डिफ्लेक्शन अगर 2 थीटा हुआ और अगर डंबल का डिफ्लेक्शन 2 थीटा हुआ तो प्लेन मिरर भी 2 थीटा एंगल से रोटेट किया। और हमको मैंने पता है, आपको बताया है कि अगर प्लेन मिरर थीटा एंगल से रोटेट करता है तो रिफ्लेक्टेड रेज 2 थीटा एंगल से रोटेट करता है, एंड दैट्स व्हाई, क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिरर 2 थीटा एंगल से रोटेट किया है तो उससे रिफ्लेक्टेड रे 4 थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से, इस रोटेशन की वजह से जब आपने मास को बी प्राइम और ए प्राइम पोजीशंस पे लाया तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है सो स्केल पे डी डिस्टेंस, रिफ्लेक्टेड रे का जो स्पॉट है, जैसे यहाँ स्केल है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये दिस इज एक्चुअली स्केल। ठीक है, ये क्या था, उन्होंने यहाँ पे स्केल लगाया हुआ था, तो उन्होंने नाप लिया कि जब 4 थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, अब जब ये ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद जो डिफ्लेक्शन, मतलब इसका जो शिफ्टिंग था स्केल पे, जो पोजीशन शिफ्ट हुआ वो डी पोजीशन शिफ्ट हुआ। तो उन्होंने लिखा यहाँ से क्या चीज कि, और इसके बीच में प्लेन मिरर यहाँ था, प्लेन मिरर से स्केल की दूरी डी थी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्केल। ठीक है, तो ये था, तो अब वो लिख सकते हैं 4 थीटा, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, सिंपली समझो ना, ये आर्क लेंथ हो गया। अगर ऐसा देखो तो आर्क हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल क्या हो गया, डी हो गया, तो 4 थीटा इज इक्वल टू डी बाई कैपिटल डी। तो यहां से उन्होंने क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली, कितना आ गया, डी बाई 4 टाइम्स ऑफ डी। ये हो गया इक्वेशन 2, और यहां था इक्वेशन 1 क्या था, थीटा इक्वल टू जी एम एल इंटू के डी स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2 मतलब क्या चीज, इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, थीटा इज इक्वल टू जी कैपिटल एम बाय के
डी स्क्वायर, और एक और लेंथ पैरामीटर भी था हमारा, आप देख लो यहाँ पे, इंटू यहाँ पे एल है, ठीक है, तो ये एल तो रहेगा ही ना। तो ये था आपका इक्वेशन 1, और आपने यहां से निकाला, अभी निकाला थीटा इक्वल टू डी बाई 4d, थीटा इक्वल टू डी बाई 4 कैपिटल डी। डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द स्केल, और स्मॉल डी क्या है? तो स्मॉल डी इज द, लिख लो यहाँ पे, डी क्या है? डिफ्लेक्शन, डी है डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑन स्केल, जो उन्होंने कैवेंडिश साहब ने लार्जर बॉल के ओरिएंटेशन को चेंज करने के बाद हमने जो कैलकुलेट किया था। और कैपिटल डी क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्केल, ठीक है, स्केल के बीच की दूरी है डी। एल क्या है? लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। बाकी मासेस पता है। स्मॉल में क्या है? द मास ऑफ स्मॉलर बॉल, मास ऑफ स्मॉल बॉल, ये लीड बॉल थे, स्मॉल बॉल। और कैपिटल एम क्या है? तो मास ऑफ द लार्जर बॉल, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से देखो, जी एम एम बाई के इंटू डी स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू डी बाई, यहां से सॉरी, डी बाई 4d, ठीक है। अब देखो यहां से कि जब तुम इसको करोगे तो g की वैल्यू कितनी निकलेगी? g बराबर k इंटू डी स्क्वायर था, और ये जो एक्चुअली देखो यहाँ d जो है ना, ये देखो ये d है डिस्टेंस बिटवीन डंबल और इसके बीच की दूरी है, ये d है। और ये जो d मैं देख रहा हूं ना, इसको मैं d प्राइम से रिप्रेजेंट करता हूं, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज। d प्राइम, यहाँ d प्राइम देख लो, d प्राइम हो गया, यहाँ d प्राइम हो गया, तो पता चला कि d और d आपने काट दिया, सो नहीं करना है। तो ये आ गया कितना? g इक्वल टू आ गया आपको d प्राइम के, और यहाँ पे डी पे स्क्वायर और बाई जी इज इक्वल टू डी प्राइम के डी पे स्क्वायर और बाई यहाँ से 4 डी एल कैपिटल एम और एम। अब ये सारे वैल्यू उनको पता थे, इन सारे, क्योंकि लैब में उन्होंने कर रखा था, तो सारी चीजें उन्होंने कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। इस सारे के वैल्यू उन्होंने इसमें डाले, एंड सी गेट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन, ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर उन्होंने निकाला। तो ये था जी का वैल्यू, और इसी जी के वैल्यू से उन्होंने अर्थ के मास को कैलकुलेट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।